गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। एडुसेट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं विमी गोयल, लेक्चरर मैथमेटिक्स। आज आपको 11th स्टैंडर्ड की लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लिमिट क्या है? लिमिट कैलकुलस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कैलकुलस का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। कैलकुलस के अंदर हम किसी फंक्शन के डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू में चेंज आता है, फंक्शन की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। तो ये सब हम कैलकुलस के अंदर पढ़ते हैं। और जो लिमिट है वो कैलकुलस का फाउंडेशन माना जाता है, यानी कि कैलकुलस की शुरुआत होती है लिमिट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट से। हाँ जी, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है x प्लस 5। तो x प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी अगर उसकी डोमेन का कोई पॉइंट हमें गिवन है। तो यहाँ मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि आपको डोमेन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर हमने किसी भी फंक्शन की डोमेन के बारे में भी पढ़ा और रेंज के बारे में भी पढ़ा। डोमेन क्या होती है? किसी फंक्शन की डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन वैल्यू विल एग्जिस्ट, यानी कि x की वो सभी वैल्यूज का सेट डोमेन होती है जिसके ऊपर किसी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो अनडिफाइंड वैल्यूज के लिए हम जो डोमेन है वो नहीं लेते। तो यहाँ x प्लस 5 की डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज। तो इस रियल वैल्यूज में से हम कोई भी एक पॉइंट उठा लेते हैं। मान लेते हैं कि x की वैल्यू 2 है, तो ये डोमेन के अंदर आती है। तो डोमेन का एक पॉइंट है x इक्वल टू 2। इस 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या करेंगे, इस x की वैल्यू 2 को फंक्शन के अंदर रिप्लेस करेंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू मिल जाती है 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। तो ये काफी आसान था। लेकिन लिमिट के अंदर हम ये सब नहीं करते। लिमिट के अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शन की डोमेन के किसी पॉइंट के नेबरहुड में जो भी वैल्यूज होती हैं उन वैल्यूज के ऊपर फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं क्या होगी। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन की डोमेन के किसी पॉइंट की नेबरहुड। यहाँ मैं क्या बोल रही हूँ, नेबरहुड। नेबरहुड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट को समझने के लिए हमें नेबरहुड का भी समझ आना जरूरी है। तो जो x की वैल्यू यहाँ हमने 2 ली है, तो 2 के नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी कि 2 के आसपास जो भी वैल्यूज होंगी उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। लेकिन इसको हम मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं? हम उसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 फॉर fx। तो लिमिट के नीचे मैंने क्या लिखा है, x टेंड्स टू 2, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 2 के इक्वल नहीं है, 2 को अप्रोच करती है, यानी कि 2 के आसपास है। लेकिन 2 के आसपास कौन सी वैल्यूज होंगी, उसके लिए हम हेल्प लेते हैं रियल नंबर लाइन की। तो चलिए देखते हैं रियल नंबर लाइन के ऊपर x के आसपास कौन सी वैल्यूज होंगी। ये एक रियल नंबर लाइन है जिसके ऊपर x की वैल्यूज ली गई हैं। x की वैल्यू 2 कहाँ पर है? यहाँ पर है, आपको नज़र आ रही होगी। तो x की वैल्यू 2 के नेबरहुड में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? ये 2 का नेबरहुड है। तो 2 को किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है? 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं और 2 को राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड पर कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी? जैसे कि 1.8, 1.9, 1.99 एंड लाइक दिस। और 2 की राइट हैंड साइड पर कौन सी वैल्यूज़ होंगी? जैसे कि 2.1, 2.2, इस तरह से। यानी कि 2 के नेबरहुड में हमारे पास 2 तरह से वैल्यूज़ आती हैं। एक तो 2 की लेफ़्ट साइड पर, दूसरी हमारे पास आती हैं 2 की राइट साइड पर। हाँ जी, रियल नंबर लाइन की हेल्प से हमने देखा कि x की वैल्यू 2 को 2 तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। एक तो लेफ्ट साइड से, दूसरा राइट साइड से। यानी कि 2 की लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास वैल्यूज हैं और 2 की राइट साइड पे भी कुछ वैल्यूज हैं। तो 2 के नेबरहुड में हमारे पास 2 तरह से वैल्यूज आ जाती हैं। तो इसीलिए x की वैल्यू 2 के लिए किसी फंक्शन की जो लिमिट है उसको निकालने के लिए हमने
दो लिमिट्स निकालनी है। फर्स्ट है लेफ्ट हैंड लिमिट, सेकेंड है राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2 विद माइनस साइन फॉर द फंक्शन fx, और राइट हैंड लिमिट को लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2 विद पॉजिटिव साइन फॉर द फंक्शन fx। तो ये जब ये दोनों लिमिट्स आपस में इक्वल आती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी एक ही वैल्यू को अप्रोच करती हैं, तब हम कहते हैं कि जो फंक्शन है उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। तो चलिए इस एग्जांपल में भी जो हमने लिमिट को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यूज जो कि रियल नंबर लाइन के ऊपर 2 को अप्रोच करती है लेफ्ट हैंड साइड से, वो कुछ ऐसे होंगी 1.9, 1.99, 1.999। तो जैसे जैसे हम 9 की गिनती बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो x की वैल्यू 2 को अप्रोच करेगी। तो इन वैल्यूज के ऊपर फंक्शन की वैल्यू किस वैल्यू को अप्रोच करेगी वो भी हम देखते हैं। देखिए जब x की वैल्यू 1.9 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी। अब क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या है x + 5, तो फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी 6.9। तो जब हम x की वैल्यू ले लेते हैं 1.99, तो फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी 6.99। तो जैसे जैसे हम ये 9 बढ़ाते जा रहे हैं वैसे ही फंक्शन की वैल्यू आप देखेंगे 6.999 कुछ ऐसे बनती जा रही है। तो ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है। तो जिस तरह से हम x की वैल्यू को 2 के पास लेकर जा रहे हैं वैसे ही फंक्शन की वैल्यू जो है वो 7 के पास आती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसको अप्रोच कर रही है 7 को अप्रोच कर रही है। अब हम देखते हैं कि जो राइट हैंड लिमिट है वो किसको अप्रोच करेगी। तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी हम एक टेबल ले लेते हैं जिसमें जो x की वैल्यूज हैं वो 2 को अप्रोच कर रही है रियल नंबर लाइन के ऊपर राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से 2 को अप्रोच करने वाली वैल्यूज कैसी होंगी 2.1, 2.01, 2.001 लाइक दिस। तो जैसे जैसे हम डेसिमल के बाद बीच में 00 एक्सटेंड करते जा रहे हैं वो वैल्यू 2 के और पास आती जा रही है। तो अब हम फंक्शन की वैल्यू भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी वैल्यू क्या है 2.1, तो उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है 7.1। तो नेक्स्ट वैल्यू है 2.01, तो फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है 7.01। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू को 2 के पास लेकर जा रहे हैं हमारी जो राइट हैंड लिमिट है या जो फंक्शन की वैल्यूज बन रही है वो 7 के पास आती जा रही है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी राइट हैंड लिमिट है वो भी 7 को अप्रोच कर रही है। तो इस तरह से राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रही है, 7 को अप्रोच कर रही है। तो जो हमारा फंक्शन है x + 5 उसकी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी 7 को अप्रोच करेगी 4x = 2। यानी कि लिमिट के अंदर आपने क्या देखा x की वैल्यू 2 के नेबरहुड में जो पॉइंट्स हैं वो उन सभी पॉइंट्स की लिमिट क्या आ रही है हमारे पास 7 आ रही है। तो देखिए इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा किसी फंक्शन की वैल्यू उसके डोमेन के किसी पॉइंट के ऊपर ये एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन किसी फंक्शन के डोमेन के किसी पॉइंट के नेबरहुड के पॉइंट्स के और उसके ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है। दोनों ही डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। लिमिट को समझने के लिए हम एक ग्राफ की हेल्प ले रहे हैं। ग्राफ है हमारे पास पैराबोलिक कर्व है ये fx = x²। तो इस ग्राफ को देखकर भी हम इजीली बता सकते हैं किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लिमिट क्या होगी। हम वैल्यू ले रहे हैं x = 2, तो इस पॉइंट के ऊपर हमने फंक्शन की लिमिट चेक करनी है। तो एक्चुअल वैल्यू x की वैल्यू 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 4 है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है f2 = 2² एंड दैट इज इक्वल टू 4। तो यानी कि फंक्शन की वैल्यू
x इक्वल टू 2 के लिए 4 है। अब 2 के नेबरहुड में हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यानी कि 2 को किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है, या तो लेफ़्ट साइड से या फिर राइट साइड से। तो 2 को लेफ़्ट साइड से कैसे अप्रोच किया जाएगा। मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर होगी, और जैसे जैसे मैं इस पॉइंट को 2 की तरफ लेकर जाती हूँ तो फंक्शन की वैल्यू 4 के पास आती जाएगी। अब पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर आ गई, और जैसे ही मैं 2 के पास लेकर गई x की वैल्यू को तो फंक्शन की वैल्यू भी 4 के पास आती जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 4 को कर रही है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ रही है, 4 आ रही है। ये हमने अभी देखा, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को 2 के पास लेकर जा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 4 को अप्रोच कर रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो x की वैल्यू 2 है उसको राइट हैंड साइड से जब हम अप्रोच करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब राइट हैंड साइड पर मान लेते हैं कि पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, तो फंक्शन की वैल्यू जब आप ऊपर देखेंगे कर्व में तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर है। अब इस पॉइंट को जब हम 2 के पास लेकर जाते हैं यहाँ पर तो फंक्शन की वैल्यू थोड़ी नीचे आ रही है, कर्व में 4 के पास आ रही है, और इस पॉइंट को खींचकर जब हम 2 के और पास लेकर आते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 4 के पास आ रही है, और जैसे जैसे हम इस पॉइंट को 2 के पास लेकर जाएंगे फंक्शन की जो वैल्यू है वो 4 के पास आती जा रही है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जो हमारी राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू भी किस वैल्यू को अप्रोच कर रही है, 4 को अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एक ही वैल्यू को अप्रोच करती हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं फंक्शन की जो लिमिट है x इक्वल टू 2 के ऊपर वो क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो ये फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन का ग्राफ बनाना तो इजी नहीं है। तो देखिए, अब 2 की लेफ़्ट साइड पर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसके लिए लेफ़्ट हैंड लिमिट को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 2 विद माइनस साइन फॉर द फंक्शन f(x). तो यहाँ पर f(x) क्या है हमारे पास, x स्क्वायर। 2 की लेफ़्ट साइड पर जो वैल्यूज़ हैं उसका एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर मैं x की 3 ऐसी वैल्यूज़ ले रही हूँ जो 2 को अप्रोच करती हैं लेफ़्ट साइड से, यानी कि 1.9, 1.99, 1.999। तो इनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो f(x) क्या है हमारे पास, x स्क्वायर है। तो f(x) स्क्वायर यानी कि 1.9 का स्क्वायर वो क्या होगा, 3.61। इसी तरह 1.99 इस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू आ जाती है 3.9601। 1.999 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 3.996001। तो इस तरह आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम x की वैल्यू को 2 के पास लेकर जाते हैं फंक्शन की वैल्यू किसके पास आ रही है, 4 के। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ रही है, 4 आ रही है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ किसी एक ही पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करती हैं। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट क्या आती है। राइट हैंड लिमिट को लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2 +
फॉर द फंक्शन एफ एक्स। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए भी अब हम टेबल ले लेते हैं एक्स की वैल्यूज़ का, जो कि 2 को अप्रोच करती हैं राइट साइड से, 2 से थोड़ा सा बड़ी होंगी, जैसे कि 2.1, 2.01, 2.001। तो इन वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है, 4.41, 4.0401, नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है 4.004001। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू को 2 के पास लेकर आ रहे हैं, तो हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या 4 को अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो राइट हैंड लिमिट है वो भी हमारे पास 4 को अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पर भी आप इस टेबल के थ्रू भी देख रहे हैं फंक्शन की जो लिमिट है, लिमिट ऑफ द फंक्शन x टेंड्स टू 4 दैट इज़ इक्वल टू 4। यानी कि फाइनली जब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी एक ही वैल्यू को अप्रोच करती हैं, तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है और उस वैल्यू के इक्वल आ जाती है। हाँ जी, इस एग्जाम्पल से आपने सीखा कि किसी ग्राफ की हेल्प से भी हम किसी फंक्शन की लिमिट को चेक कर सकते हैं। लेकिन अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि क्या डोमेन के हर पॉइंट के लिए किसी फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से प्रूव कर देते हैं। हाँ जी, इस ग्राफ के माध्यम से हम प्रूव करेंगे कि किसी फंक्शन के डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर लिमिट का एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए इस ग्राफ के लिए हम x की 2 वैल्यूज़ ले लेते हैं, एट x इक्वल टू 0 और 1 के लिए हम फंक्शन की लिमिट को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन की लिमिट चेक करते हैं। 0 के नेबरहुड में ये पॉइंट्स होंगे, यानी कि 0 को अप्रोच किया जा सकता है लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पर 0 की लेफ़्ट हैंड साइड पर पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट ये है। तो इस पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो जैसे इस पॉइंट को हम 0 के पास लेकर आते हैं तो फंक्शन की वैल्यू फिर भी 1 रहती है। तो जैसे जैसे आप इस पॉइंट को 0 के पास लेकर आएंगे फंक्शन की वैल्यू हमारी 1 ही आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या है, 1 है। एट x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब 0 को हम अप्रोच करते हैं राइट साइड से। राइट साइड पर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर होगी, वो भी 1 आ रही है। जैसे इस पॉइंट को हम 0 की तरफ लेकर जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, और पास लेकर जाते हैं x इक्वल टू जो भी हमारी x की वैल्यू उसको 0 के जब पास लेकर आएंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इस तरह जो हमारी लिमिट है, फंक्शन की लिमिट एट x इक्वल टू 0 क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन की जो डोमेन है x इक्वल टू 0, उसके लिए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन क्या x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी? तो चलिए देखते हैं। अब 1 को भी अप्रोच किया जा सकता है लेफ़्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। तो लेफ़्ट हैंड साइड पर मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इस पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। जैसे ही इस x की वैल्यू को हम 1 के पास लेकर आते हैं
तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, तो वो भी 1 है। फिर से हम देख लेते हैं, एक पॉइंट और ले लेते हैं जो 1 के बिल्कुल पास आ रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही है, 1 के करीब आ रही है। तो एट x इक्वल टू 1 के लिए हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 आ रही है। लेकिन जैसे ही हम 1 को अप्रोच करते हैं राइट साइड से, तो आप देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के लिए फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है। और इस पॉइंट को जब हम 1 के पास लेकर जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो वो भी 2 आ रही है। तो जैसे जैसे हम 1 को अप्रोच करते हैं राइट साइड से, हमारी जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं किसको अप्रोच कर रही हैं, 2 को अप्रोच कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारी जो राइट हैंड लिमिट है वो 2 आ रही है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं आती या किसी एक ही वैल्यू को अप्रोच नहीं करती, तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन की जो लिमिट है उस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस ग्राफ के थ्रू आपने समझ लिया कि फंक्शन की जो वैल्यू है x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं एट x इक्वल टू 0 के ऊपर। एट x इक्वल टू 0 के लिए हमने एक टेबल लिया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, हमने x की वैल्यूज़ को अप्रोच करना है 0 की लेफ़्ट साइड से। तो वो वैल्यूज़ कैसी होंगी, जैसे कि -0.9, -0.99, -0.999। तो इन सभी तीनों वैल्यूज़ के लिए हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी, 1, 1 और 1। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी टेबल जब हम देखते हैं तो वो क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा जो फंक्शन का टेबल बन रहा है वो कैसे आएगा। x की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, जब हम 0 को अप्रोच करते हैं राइट साइड से तो वो वैल्यूज़ होंगी 0.1, 0.01, 0.001। तो फंक्शन की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, तो अभी हमने ग्राफ में देखा फंक्शन की वैल्यू 1, 1, 1 आ रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं जैसे ही x की वैल्यू को हम 0 के पास लेकर जाते हैं तो फंक्शन की जो लिमिट आती है वो हमारी 1 आ रही है। तो राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास 1 आ रही है। तो इस तरह लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों किसी एक ही वैल्यू को अप्रोच करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिमिट है x टेंड्स टू 0 फॉर फंक्शन दैट इज़ इक्वल टू 1। लेकिन सिमिलरली जब हम x इक्वल टू 1 के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारी जो लिमिट्स हैं वो इक्वल नहीं आती। इसी तरह आप टेबल बना सकते हैं x इक्वल टू 1 के लिए लेफ़्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का, लेकिन लेफ़्ट हैंड लिमिट वहाँ पर 1 आएगी और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, 2 आएगी। तो दोनों ही लिमिट्स जब इक्वल नहीं है तो हम ये कहेंगे कि जो लिमिट है x टेंड्स टू 1 फॉर द फंक्शन डजंट एग्जिस्ट। तो देखिए ग्राफ के थ्रू हमने इस चीज़ को समझ लिया कि डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ जी, इस एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हैं, हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन के हमने 2 पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की लिमिट को चेक किया। पहला पॉइंट हमने चेक किया x इक्वल टू 0 के लिए, तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, फंक्शन की लिमिट की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन दूसरा पॉइंट है हमारे पास x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाता है
कि डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये जरूरी नहीं है। अब इन दो ग्राफ की हेल्प से आपको पता चल गया होगा कि लिमिट क्या होती है, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। लेकिन हर क्वेश्चन के ऊपर तो हम ग्राफ नहीं बना सकते, हर क्वेश्चन के लिए ग्राफ बनाना पॉसिबल भी नहीं है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट भी हो जाता है। तो इसीलिए इसके मेथड्स को डिस्कस करना काफी जरूरी है। लेकिन मेथड्स को डिस्कस करने से पहले हमें लिमिट्स का जो अलजेब्रा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के ऊपर हमारे क्या रूल्स हैं लिमिट्स के, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लिमिट्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से। लिमिट्स के अलजेब्रा में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर हमारे पास दो फंक्शन गिवन है और उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न की अगर हम लिमिट सॉल्व करना चाहते हैं तो उनकी लिमिट को कैसे लिखा जाएगा। हमारा फर्स्ट अलजेब्रा है दो फंक्शन की एडिशन के ऊपर लिमिट। तो यहाँ पर हम जो लिमिट है उसको सेपरेट कर सकते हैं, f(x) की लिमिट अलग ले सकते हैं और g(x) की लिमिट अलग से ले सकते हैं। सेकेंड अलजेब्रा है f(x) माइनस g(x). तो अगर दो फंक्शन की सब्ट्रैक्शन है उसके ऊपर अगर हम लिमिट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हम लिमिट को सेपरेटली लिख सकते हैं, f(x) के साथ अलग ले सकते हैं और g(x) के साथ अलग ले सकते हैं। थर्ड है लिमिट x टेंड्स टू a फॉर f(x) इंटू g(x). तो यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a फॉर f(x) इंटू लिमिट x टेंड्स टू a फॉर g(x). फोर्थ अलजेब्रा है लिमिट x टेंड्स टू a फॉर f(x) डिवाइड बाय g(x). यानी कि दो फंक्शन की अगर डिवीज़न है तो वहाँ पर भी हम जो लिमिट है उसको सेपरेट कर सकते हैं, न्यूमरेटर के साथ अलग कर सकते हैं, डिनोमिनेटर के साथ अलग कर सकते हैं। तो इसको हम प्रूव भी करेंगे। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट अलजेब्रा है f(x) प्लस g(x) और इसकी जो लिमिट है x टेंड्स टू a, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। लिमिट्स के एडिशन के ऊपर जो हमारा अलजेब्रा है उसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि फंक्शन f(x) है हमारे पास x और g(x) है हमारे पास 5। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a। यहाँ पर a की वैल्यू मैं 2 ले रही हूँ फॉर द f(x) प्लस g(x). तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास दो फंक्शंस की एडिशन है, f(x) है x और g(x) है 5। तो इस लिमिट को हमने सबसे पहले सॉल्व किया था और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 7। तो इसी तरह जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास लिमिट है x टेंड्स टू 2 फॉर द फंक्शन f(x) प्लस लिमिट x टेंड्स टू 2 फॉर द फंक्शन g(x). तो इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास ये है लिमिट x टेंड्स टू 2 फॉर द f(x). तो f(x) की वैल्यू क्या है, दैट इज़ x और g(x) की वैल्यू है 5। x टेंड्स टू 2 फॉर द फंक्शन x। अब x की वैल्यू, जब x की वैल्यू 2 को अप्रोच करेगी तो फंक्शन की वैल्यू भी 2 को अप्रोच करेगी, क्योंकि ये तो हमने x ही लिया है। x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है तो फंक्शन भी हमारे पास x ही है, तो वो वैल्यू भी 2 को अप्रोच करेगी। प्लस अब ये हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता, चाहे उसको हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें या राइट हैंड साइड से अप्रोच करें, कांस्टेंट है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। तो इन दोनों की एडिशन क्या आ जाती है हमारे पास 7। तो इस तरह हम ये कंक्लूड कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 फॉर f(x) प्लस g(x) दैट इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 फॉर f(x) प्लस लिमिट x टेंड्स टू 2 फॉर g(x). तो ये जो हमारा रिज़ल्ट है
लिमिट्स का एडिशन के अलजेब्रा पर ये प्रूव हो जाता है इस एग्जांपल से। तो इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीज़न के ऊपर भी ये सारे जो भी हमारा अलजेब्रा है उसको हम प्रूव कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे किसी फंक्शन की लिमिट को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। वैसे तो कई मेथड्स हैं, लेकिन आज हम सिर्फ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, इसको कब अप्लाई करना है। मान लेते हैं कि हमारी जो लिमिट है x टेंड्स टू a के लिए हमने किसी फंक्शन की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हम देख लेते हैं कि अगर x की वैल्यू a रिप्लेस करने के बाद हमारा जो फंक्शन है फाइनाइट ही रहता है, तो हम ये वैल्यू उसके अंदर डायरेक्ट फिल कर देते हैं, तो वो फंक्शन की हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको हम कैसे अप्लाई करें, इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। फंक्शन मान लेते हैं हमारे पास है x² + 5x + 3 और इस फंक्शन की लिमिट हमने निकालनी है एट x = 1 के लिए। तो देखिए लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 1, x² + 5x + 3, क्योंकि ये हमारा फंक्शन है। अब इसकी लिमिट हमने सॉल्व करनी है। हम ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास जब हम x की वैल्यू 1 इसके अंदर रिप्लेस करते हैं तो ये हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, अनडिफाइंड टर्म नहीं बनती। हमने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना जब हमारे पास 0/0 फॉर्म बने या फिर डिनोमिनेटर में 0 आए, तब हमने वो स्टेप नहीं लेना। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे x की वैल्यू 1 लेने पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 + 5 + 3 एंड दैट इज़ 9। अब 9 एक फाइनाइट नंबर है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास जो हमारा फंक्शन था इसके डिनोमिनेटर में 1 है। ये अनडिफाइंड टर्म कभी भी बन नहीं सकती, तो इसीलिए हम x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल के अंदर इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस एग्ज़ाम्पल से आप ये भी कह सकते हैं कि जब भी हमारा फंक्शन कोई पॉलिनोमियल होगा तो हम x की जो लिमिट है उसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उस पॉलिनोमियल में, तो वो फंक्शन की लिमिट हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाती है। हाँ जी, आज आपने सीखा लिमिट क्या होती है, लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाता है। ग्राफिकली आपने इसको बहुत अच्छे से सीखा। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और जितने भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।